हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रुधिर, ब्लड, मानव रक्त के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तो सवाल ये आएगा कि रुधिर कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। रक्त एक अक्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो अगला तरह का जो सवाल है वो हो सकता है क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, जो है 7.4। उसके बाद देखिए, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम रहता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण में मीलोड्रम से होती है। तो रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? मीलोड्रम। रक्त की उत्पत्ति मीलोड्रम से होती है भ्रूण के अंदर। जो मानव रक्त है या रक्त के दो प्रमुख घटक हैं। मतलब जो हमारा खून है वो दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु, रुधिर के अणु। तो प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर हमारा रक्त बना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रुधिराणु। ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं? एक प्लाज्मा होती है, एक रुधिराणु होती है। रुधिराणु कई प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं। तो एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा होता है रुधिर प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इथ्रियोसाइट्स। और जो प्लेट्स होती हैं ब्लड के अंदर, जो डेंगू में कम होती हैं, उन ब्लड की प्लेटों को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है? यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और रक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज होता है। मतलब क्या है? प्लाज्मा में 90% पानी होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है। तो ये आ जाए कि शरीर में जो खून है, खून के किस हिस्से में एंटीबॉडीज मिलती हैं? तो एंटीबॉडीज मिलती हैं प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। जो हमारे अंदर हमने भोजन खाया, जो पच गया है, या फिर जो हार्मोन है, उनका संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ये प्लाज्मा करता है। उसके बाद है फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आदि प्रमुख प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में मिलती हैं। जो ये प्रोटीन बताया है, ये 4 तरह के प्रोटीन हैं, ये किस में मिलती हैं? ये प्लाज्मा में मिलती हैं। प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रोजन, ये प्लाज्मा में मिलती हैं। उसके बाद है रुधिराणु। रुधिराणु क्या है? ये रक्त का लगभग 45% भाग होते हैं। 40 से लेकर 45% भाग क्या होते हैं? रुधिराणु। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं अथवा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है? लाल रुधिराणु का 99% होता है। मतलब जितनी भी रुधिराणु होती हैं उनका ये लाल रंग वाले रुधिराणु है वो 99% होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये सवाल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर होता है।
आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना है। आरबीसी का क्या काम है कि जो हम सांस लेते हैं इसके द्वारा जो ऑक्सीजन जाती है उसको तो पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती है। उसके बाद एक क्वेश्चन फिर आ गया इंपॉर्टेंट कि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, कि आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती है, 120 दिन तक। उसके बाद है आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जो आरबीसी है उसके अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, तो आरबीसी के बीच में केंद्रक नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ऊंट होता है, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, ये अपवाद है, मतलब कि सिर्फ उस वाले में मिलता है, बाकियों में नहीं मिलता है। उसके बाद है आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से की जाती है, से ज्ञात की जाती है, मतलब कि हमारे शरीर में आरबीसी कितनी है उसको मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलती है, आरबीसी में, उसी के कारण से इसका रंग कैसा है, रेड, लाल। उसके बाद 120 दिन तक ये जीवित रहती है। 120 दिन के बाद क्या होता है, प्लीहा को आरबीसी का कबरगाह कहते हैं। मतलब क्या है, प्लीहा एक शरीर का एक अंग है, उसके अंदर 120 दिन के बाद जाके आरबीसी खत्म हो जाती है, तो इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कबरगाह या कब्र कहते हैं। ये था आरबीसी के बारे में। फिर चलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। तो इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मतलब कि अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी बनती हैं और अस्थिमज्जा में ही आरबीसी बनती हैं, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। देखो ये भी प्लीहा में मर रहा है, ये भी प्लीहा में मर रहा है, वहीं पे ये दोनों बन रहे हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। मतलब क्या है, ये केवल रक्त स्तनधारियों के ही रक्त में मिलता है। स्तनधारी क्या है, जंतुओं की एक समूह होता है जिसमें उन्हीं के अंदर ही मिलता है डब्ल्यूबीसी। जो हमारे अंदर रक्त होता है, रक्त के क्या कार्य हैं, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद है रक्त का थक्का बनाता है। रक्त थक्का बनाने में मतलब कि खून जब चोट लग जाती है बाहर निकलता है तो खून का थक्का बन जाता है, मतलब कि जिसके कारण से वहां से थोड़ी देर के बाद वो निकलना बंद हो जाता है। ऑक्सीजन, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में ये मदद करता है रक्त। उसके बाद है रक्त समूह, मतलब सभी व्यक्तियों के अंदर एक जैसा रक्त नहीं होता है, इसके समूह में बांटा गया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। तो ये खोज कैसे हुई, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा था अब कि एंटीबॉडी होते हैं वो प्लाज्मा में मिलते हैं। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के ऊपर एंटीजन मिलते हैं, ये आपने याद रखना है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में और एंटीजन आरबीसी में। तो मनुष्य के एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एंटीजन मतलब जो आरबीसी के ऊपर मिलते हैं उसके हिसाब से मनुष्य के ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। तो कौन कौन से हैं, रुधिर समूह ए, बी, AB और O। तो इनका नाम कैसे रखा, अगर किसी की आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन है उसका नाम A है, एंटीजन A, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, A है, और
उस ब्लड ग्रुप से दूसरी उल्टी एंटीबॉडी होगी उसमें। ए वाले में बी होती है, बी वाले में ए होती है। तो ब्लड ग्रुप ए और बी है जिसका, तो उसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं, एंटीजन जिसके कारण से ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा है एंटीजन के कारण से, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उसके दूसरी होती हैं। ए बी, दो तरह के एंटीजन ए बी में मिलते हैं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ नाम के जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और उसमें एंटीबॉडी दोनों होती है। ठीक है। उसके बाद है रक्त समूह ओ को स्रावदाता रक्त समूह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ गया है कि जिसका भी रक्त समूह ओ है, ओ की टाइप का जिसका खून है, उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब वो किसी को भी खून दे सकता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये आपने याद रखना है, वो सबको खून दे सकता है। और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि ये सबसे खून ले सकता है और इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता। उसके बाद है रक्त के आदान के वक्त RH की भी जांच की जाती है। RH को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH को RH रक्त ही दिया जाता है। मतलब कि एक प्रोटीन की टाइप और होती है RH, प्रोटीन का नाम है RH फैक्टर, जिसके अंदर ये RH फैक्टर होता है, उसको होता है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, RH पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाला ही दिया जाता है खून, और नेगेटिव रक्त समूह वाले को नेगेटिव ही खून दिया जाता है। तो रुधिर वर्ग रक्तदान की संभावना देखिए, ए ब्लड ग्रुप है जिसका, वो ए तथा ए बी को रक्तदान कर सकता है। जिसका ए है या तो ए को ही करेगा या ए बी को। उसके बाद है जिसका बी है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, या तो वो बी को करेगा या ए बी को करेगा। उसके बाद जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, वो किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, किंतु ए बी के व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। रक्त दान करेगा तो केवल ए बी को, और ले किसको सकता है? सभी से सकता है। ये ए बी वाला आपने याद रखना है। उसके बाद ओ है, वो क्या है? किसी भी वर्ग को रक्तदान कर सकता है। ओ किसी को भी दे सकता है, परंतु केवल ओ से ही रक्तदान प्राप्त कर सकता है। अगर लेना पड़ जाए तो केवल ओ से लेगा, देना पड़ जाए तो ओ किसी को भी दे सकता है। ये था हमारा रक्त का चैप्टर, और मिलते हैं अगले वीडियो में।